हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चेक प्लेलिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट पार्ट 2 सून कमिंग सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा इस वीडियो पर तो इसका पार्ट 2 जल्द हम लेकर आएंगे। तो आइए अगर आप हमारे क्लास में आए हैं तो क्वेश्चन को जरूर देखें और एक बार इसके फैक्ट को भी जानने की प्रयास करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। देखिए, नेक्स्ट पहला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं था? देखिए, नहीं को जरूर ध्यान देंगे क्योंकि नहीं वाले प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान नहीं पे नहीं जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं था? तो इसमें से कौन था तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं थे। 1927 में देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को 1916 में अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। और मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था इन्हें 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कौन सा अधिनियम किया था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। अधिनियम की भारत सरकार अधिनियम 1935 10 अनुसूचियां और 3 शैक्षिक सेक्शन वाले थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान, आरबीआई की स्थापना हुई थी। पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। अब बहुत पूछता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पिछले वर्ष में पूछा भी है। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना भी हुई 1935 में। प्रांतों में द्वैत को समाप्त कर केंद्र में लाया गया और संसद में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई 1935 के तहत। पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव भी हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव भी हुए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? देखिए, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरू हुई थी। तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1916 ईस्वी में। किसके कौन कौन मिलकर किए थे? तो वो किए थे एनी बेसेंट, बहुत पूछता है। तो देखिए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल
गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी, अर्थात शुरुआत हुई थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की शुरुआत की थी। पूछेगा कि एनी बेसेंट कहाँ से होम रूल की शुरुआत की थी, तो वो की थी मद्रास से। 1916 में मद्रास से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। और पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कब शुरुआत किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में इंडियन होम रूल की शुरुआत की थी। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ से किए थे, तो ये किए थे बेलगांव से। देखिए 1924 में बेलगांव का अधिवेशन होता है, वह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, तो वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है, तो उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। और देखिए लोकनायक, क्वेश्चन दिया है कि लोकनायक, लोकनायक किसे कहा जाता है, फिर लौह पुरुष, फिर लोक बंधु। तो देखिए लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो लौह पुरुष कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। तो लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। और लोक बंधु, लोक बंधु एक दिया है। और देखिए अगर पूछेगा देश रत्न किसे कहते हैं, तो देश रत्न या अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यह बहुत पूछता है कि देश रत्न किसे कहा जाता है, तो देश रत्न या अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ही ना हो। तो देश रत्न या अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी का उपनाम क्या था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, बापू अथवा महात्मा कहा गया। तो राष्ट्रपिता, बापू अथवा महात्मा ये सभी महात्मा गांधी के थे। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और भारत के लौह पुरुष थे वल्लभ भाई पटेल। और चाचा अथवा पंडित जी किसे कहा जाता था, तो वो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, क्रिप्स आंदोलन। देखिए क्रिप्स आंदोलन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो क्रिप्स आंदोलन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह कब शुरू हुआ था, तो यह अगस्त में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दिया था क्रिप्स मिशन दिया है, तो क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन करने पाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उससे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चेक प्लेलिस्ट, अगर हमारे वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया। तो देखिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछता है कि सहायक संधि किससे संबंधित। इसको डायरेक्ट याद करेंगे कि सहायक संधि किससे संबंधित है, तो सहायक संधि है लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि किससे संबंधित है, तो सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली से है। ब्लेसली नहीं, ब्लेजली है, ज है।
तो लॉर्ड वेलेज़ली, देखिए सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेज़ली से है, तो सहायक संधि नीति कौन लागू किया था, कौन सा गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड वेलेज़ली, बहुत पूछता है। लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले भारत में 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चली थी। 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच, देखिए मुंबई से ठाणे के बीच मात्र 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली, तो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस समय कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम बार भारत में रेलगाड़ी चली थी। और देखिए सहायक संधि है, तो पूछेगा कि सहायक संधि अपनाने और स्वीकार करने वाला पहला कौन सा जगह था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले हैदराबाद के निजाम थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहले हैदराबाद के निजाम थे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने अपनाया था, तो हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम था हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि किससे संबंधित है, तो लॉर्ड वेलेज़ली से। लॉर्ड डलहौजी का संबंध 1853 में रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी। तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस ने किस सत्र के लिए चुनी थी, तो वो चुना था कलकत्ता अधिवेशन सन 1917 के लिए। कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना था। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और लखनऊ अधिवेशन 1916 दिया है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और दिया था इलाहाबाद अधिवेशन 1921, तो इलाहाबाद के थे हकीम अजमल खां। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 थे हकीम अजमल खां थे। और दिया गया अधिवेशन 1922, तो गया अधिवेशन 1922 के थे चित्तरंजन दास। कौन थे, तो ये थे चित्तरंजन दास। अगर पूछेगा दिल्ली से, तो दिल्ली 1923 के थे अबुल कलाम आज़ाद। और पूछेगा अगर 1924, तो देखिए बेलगांव का एकमात्र अधिवेशन 1924 जिसमें महात्मा गांधी ने एक पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता और एकमात्र बार अध्यक्षता किया था। तो बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में एकमात्र अध्यक्षता अधिवेशन की किए थे। और कानपुर सत्र 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला। पूछा कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष थी, तो 1925 में कानपुर से थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित है, तो यह है उपनिवेश दर्जा से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कब में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसमें से किसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू 1936 में लखनऊ से कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। बहुत पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी।
देखिए दूसरा सत्र पूछता है कि कांग्रेस का दूसरा सत्र कब हुआ था, तो वो हुआ था 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो वो कलकत्ता में हुआ था। देखिए कांग्रेस का पहला सत्र, क्योंकि कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, इसलिए कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और कांग्रेस का दूसरा सत्र हुआ था 1886 ईस्वी में। यह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था कलकत्ता में। दूसरा सत्र पूछता है कहाँ है, तो कांग्रेस कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता थे दादा भाई नौरोजी। इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। और इसके बाद देखिए 1888 दिया है, तो 1888 पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलो ने 1888 में इलाहाबाद में आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता किया था। चौथा सत्र। और तीसरा हुआ था 1887 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में। तीसरा अध्यक्षता हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में इलाहाबाद में पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष। यह चौथा अधिवेशन था। और तीसरा हो गया 1887 में, जिसके थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वह किया था 1916 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हो गए थे। वो हुए थे, समझौता हुआ था, तो हुआ था 1916 में। क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो वो भी हुआ था 1916 में। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कब समझौता किया था, तो 1916 में। और लखनऊ समझौता पूछेगा कब हुआ, तो वो भी 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। यह दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। पूछेगा कब हुआ था, तो यह हुआ था दिसंबर में, दिसंबर 1916 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 1928 के बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पूछा है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1928 में। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, नेता कौन थे? तो एक प्रश्न बन गया कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तो 1928 में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह 1928 में गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय राज्य के अन्यायपूर्ण वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हुआ था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो वो हुआ था 1928 ईस्वी में। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पूछेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। पूछेगा कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो वो भी थे वल्लभ भाई पटेल। उन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो नर्मदा नदी के तट पर बना है। दुनिया की पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, जो नर्मदा नदी के तट पर बना है। 2014 से हर साल 2014 से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को
2014 से 31 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर के जन्मदिन पर। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चेक प्लेलिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यह अभी नया चैनल है जो हाल ही में क्रिएट किया गया है, तो इसे थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स भी करें। हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास चलाई जा रही है, तो आप प्लेलिस्ट से जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, आपको फैक्ट कैसे पसंद आ रहे हैं या नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।